हेलो मेरे कोडिंग इमेजर्स, कैसे हो? सब बढ़िया। क्या आपने कभी सोचा है कि जो अलग अलग वेबसाइट पर हम अलग अलग तरह के फॉर्म से मिलते हैं, जैसे कि लॉगिन का फॉर्म हो गया या साइनअप का फॉर्म हो गया, या किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर जब हम अपने कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं और एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, तब भी हम एक फॉर्म फिल करते हैं जहाँ पर अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो वो सारे फॉर्म्स कैसे बनते हैं, उनके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या सीक्रेट होता है? क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस जो फॉर्म्स बनते हैं, इतने सारे अलग अलग टाइप के फॉर्म्स बनते हैं, सबके पीछे एक सीक्रेट रहता है। उस सीक्रेट के बारे में मैं आपको बताने वाला, मतलब इस सीक्रेट को कम्प्लीटली आपके सामने रिवील करने वाला इस कंप्लीट वीडियो के अंदर। जैसे कि इस एक फॉर्म बनाते हैं ना, उसके अंदर नाम होता है, पासवर्ड होता है, बटन होता है। तो इन सब के लिए आपको एक फॉर्म टैग बनाना पड़ता है, और इस सीक्रेट का नाम भी फॉर्म टैग है, जो कि एक HTML का टैग है। उसके बारे में आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। बट क्या आपको पता है कि इस HTML टैग के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको सीखनी पड़ती है, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया, सबमिट बटन हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया। तो ऐसी बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि ऑप्शन बॉक्स टैग्स भी हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम इस कंप्लीट वीडियो में सीखेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वीडियो को एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, बट ये एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को कहीं भी से भी स्किप कर दिया, यहाँ पर ये वीडियो छोड़ दिया, तो आप अपने वेब डेवलपमेंट की स्किल में अच्छे नहीं बन पाएंगे, एक प्रो लेवल के डेवलपर नहीं बन पाए। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको इन टैग्स के अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे हैक्स बताऊंगा, जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को सुरक्षित बना सकते हैं, एक सिक्योर वेबसाइट बना सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी वेबसाइट पर जो है हैकर्स के अटैक हो रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि उनके फॉर्म टैग होते हैं ना, वो ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हैं या अच्छे से नहीं बना पाते हैं, तो वहाँ पर वो कमी हो जाती है। सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, तभी आप अपनी वेबसाइट को सिक्योर वेबसाइट बना सकते हैं। क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सारे जो टैग्स है वो तो बताऊंगा, साथ में और भी छोटे छोटे हैक्स होते हैं जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को हैकर से बचा सकते हैं, तो उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए हमने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हम कैसे अपनी वेबसाइट के यूपर एक फॉर्म टैग जो है फॉर्म बना सकते हैं, और उसके अंदर कैसे आप सिक्योरली अपना डेटा जो है सर्वर पे भेज सकते हैं और डेटाबेस में सेव कर सकते हो। जब यूजर्स को ज़रूरत होगी तब हम डेटा उसको डिलीवर कर सकते हैं। बट इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है अपने एनालिसिस में कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे 92% लोग ऐसे हैं जो वीडियो देख तो रहे और नए लोग हैं वो, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और 7% ही लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और इसी वजह से मैं आपके लिए अलग अलग तरह की वीडियोस बना पाता हूँ, एक पूरी डिटेल्स के साथ वीडियो बना पाता हूँ। क्योंकि एक ही वीडियो बनाने के लिए मुझे सुबह से शाम तक का वक्त लगता है, जिसके अंदर रिसर्च होती है, स्क्रिप्टिंग होती है, वीडियो शूट होता है, रिकॉर्डिंग होती है, उसकी एडिटिंग होती है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो 6 से 7 घंटे में मुझे काम करने में लग जाते हैं। सो वीडियो को लाइक दीजिए, अपना प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे पॉजिटिव जो है रिस्पॉन्स मिल पाए, एक पॉजिटिव एनर्जी मिल पाए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से अलग अलग तरह के और अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो बना पाऊँ। और हाँ, अगर आपका कोई भी कमेंट आता है, मतलब कि जो भी आपके क्यूरीज आती है वो आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपका एक भी कमेंट आता है तो मुझे बहुत से दिल से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। अगर कोई भी कमेंट, मतलब कोई भी अगर आपकी क्यूरी आती है, कोई भी प्रश्न आता है, तो आप कमेंट में दीजिए, मैं आपके लिए कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, डेफिनेटली दूंगा, वो भी 10 to 15 मिनट्स के अंदर दूंगा। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। ओके, तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हम इन फॉर्म टैग्स का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स गो। जी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम फॉर्म टैग्स के बारे में सुनेंगे। सो फॉर्म टैग्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर मैंने एक जो है इमेज ले रखी है, जिसके अंदर सारे फॉर्म टैग्स की जितने भी फॉर्म टैग में अलग अलग टाइप्स के टैग्स होते हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है। सो मेनली 2 टाइप्स के टैग्स होते हैं, एक तो इनपुट टैग्स यूज़ किया जाता है, एक लेबल टैग होता है। इनपुट टैग की मदद से ही हम फॉर्म जो है बनाते हैं। सो इनपुट टैग के अंदर भी अलग अलग टाइप्स के टाइप्स होते हैं। इसके अलावा कुछ वैल्यूज़ वगैरह, एट्रीब्यूट्स, अलग अलग टाइप्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, और कुछ अलग अलग टाइप्स जो होते हैं टैग्स होते हैं। जैसे यहाँ पर बनाया जाए, जैसे टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, टेक्स्ट एरिया यूज़ कर सकते हैं, रेडियो बटन बना सकते हैं, सबमिट बटन बना सकते हैं, रीसेट बटन बना सकते हैं, चेक बॉक्स, सेलेक्ट बॉक्स, फाइल इनपुट एंड फील्ड सेट। इस टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के जो होते हैं टैग्स होते हैं। तो आज हम एक फॉर्म बनाएंगे, और फॉर्म के अंदर ये जो भी जितने भी सारे टैग्स है
वो आप एक ही वीडियो में सारे कवर करेंगे। सो आपको पूरा वीडियो अच्छे से देखना है ताकि आपको ये सारी चीज़ें कवर हो जाए। बट इससे पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए और मुझे जो है एक पॉजिटिव जो है एनर्जी मिल पाए। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने कोड एडिटर पर। सो मैंने यहाँ पर एक डे 17 नाम से फोल्डर बना रखा है और एक फाइल बना रखी है जो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ओके ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं। सिंपल सा हमारा काम क्या है, अब जब भी आप फॉर्म बनाते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फॉर्म टैग लगाना है। तो फॉर्म टैग में आपको ये वाला मैं कट कर देता हूँ अभी के लिए। ओके, फॉर्म टैग में एक्चुअली आपको सबसे पहले तो ओपन करना है फॉर्म, उसके बाद आपको उसको क्लोज करना है। ओके, इस तरह से। अब फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट बनता है, उसका नाम होता है एक्शन। एक्शन मतलब ये है जब भी आप इसके अंदर सबमिट बटन बनाएंगे ना, जो जब भी आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो उस समय यहाँ पर जो भी आपने पाथ या कोई URL वगैरह जो भी दिया होगा वो उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा ना, तो एक्चुअली अभी नहीं बताऊँगा, मैं जब सबमिट बटन आपके बारे में बताऊँगा, सबमिट बटन के बारे में, उस समय मैं आपको ये चीज़ बता दूँगा, क्लियर कर दूँगा कि क्या होता है। ओके, इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट होता है, जैसे कि इसके अंदर हो जाता है एक मेथड हो जाता है जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के मेथड, जैसे गेट, पोस्ट हो गया या पैच हो गया या पुट हो गया, इस तरह से मेथड्स मिलते हैं। इसके अलावा एक ENC टाइप भी होता है और जिसके अंदर हम मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लेते हैं, जिसकी मदद से हम ईमेल और फाइल जैसे डेटा को हम जो है डेटाबेस में भेजते हैं, सर्वर पर भेजते हैं, तो उस समय हम ENC टाइप्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी है। हालांकि इन चीज़ों का अभी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, मेथड है ENC टाइप्स का या एक्शन का। अभी सिर्फ हम चीज़ें समझ रहे हैं कि यह क्या क्या चीज़ें होती है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक अंडरस्टैंड हो चुका है, समझ में आ चुका है। अगर आ चुका है तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। ओके, तो चलते हैं हम अपने स्लाइड की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इनपुट टैग बनाएंगे, उसके अंदर जितने भी टाइप्स हैं ना, ये सारे वो सारे के सारे एक साथ पढ़ लेंगे, और ताकि हमें सारी टाइप्स जो है क्लियर हो जाए कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले हम फॉर्म बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक इनपुट टैग बनाना है। इनपुट टैग एक अनपेयर्ड टैग है जिसको वापस क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक ही टैग होता है जिसके अंदर सिर्फ आपको इनपुट लगाना है और बस इस तरह से। ओके, इसके बाद इसके अंदर आपको एक एट्रीब्यूट बनाना है जिसके कहते हैं टाइप एट्रीब्यूट लगाना है। तो टाइप एट्रीब्यूट के अंदर आप अलग अलग तरह की वैल्यू दे सकते हैं, जैसे टेक्स्ट दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, रिटर्न दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारी टेक्स्ट टाइप जो है दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट की बात करूँगा। तो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, फिर आ जाऊँगा यहाँ पर, मैंने ऑटोमेटिक ओपन कर रखा है फाइल को, मैं रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। अब यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं इस तरह से। ओके, तो ये तो टेक्स्ट बॉक्स हो गया था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स के बाद नंबर वाला बॉक्स याद कर देते हैं। मैं यहाँ पर चेक करता था। ओके, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गए। अब हम कलर बॉक्स ट्राई करते हैं। सो कलर बॉक्स ट्राई करते थे। सो मैंने कलर लिखा और यहाँ पर आ जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए कलर। अब यहाँ पर कोई भी कलर पिक कर सकते हो। अब कलर पिक करने का मतलब ये है, जब आप इस तरह से इनपुट टैग बनाते हैं ना, तो इसके अंदर आप चीज़ें एक्सेस कर पाते हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, तब हम इन सब कोड जो यहाँ पर 8 GB की कोड बन रहे हैं, ये सब गेट करेंगे, इसका कोड कहाँ से मिलता है, ये सारा कुछ अब आने वाले वीडियोस में समझेंगे। तो इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। ओके, तो हमने कलर पढ़ लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम ईमेल के बारे में बात करेंगे, ईमेल और पासवर्ड के बारे में। ओके, तो दोनों ही बहुत सिंपल है। सिंपल आपको यहाँ पर टाइप में ईमेल लिखना है। ओके, डन। फिर आपको यहाँ पर आ जाना है और रिफ्रेश करेंगे। सो देखिए, अब यहाँ पर आप ईमेल डाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं डाल सकते। जैसे मैं यहाँ पर ईमेल नहीं डाल कर ये सेलेक्ट करूँगा ना और सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा ना, तो यहाँ पर एरर आएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर सिंपली आपको प्रेम राठौर फिर @ और gmail.com इस तरह से आपको लिखना जरूरी है, तभी जो है फॉर्म आगे बढ़ पाएगा। सो ये एक हैशटैग भी हो सकती है आपके लिए, क्योंकि ईमेल के टाइम आप सिर्फ ईमेल टाइप का ही यूज़ करें जब आप यूजर से ईमेल ले रहे हैं। अगर पासवर्ड ले रहे हो तो आप पासवर्ड लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तब आपको पासवर्ड ही मिलेगा। सो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं वापस ब्राउज़र पर, रिफ्रेश करेंगे। अब देखना, आप जो भी लिखेंगे ना पासवर्ड की तरह लिखा जाएगा, वो हिडन नहीं होगा, मतलब दिखेगा नहीं। ओके, और फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे। यहाँ पर नंबर और हिडन के बारे में बात करते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पर नंबर लिख लेंगे, नंबर, तो सिर्फ आप नंबर लिख पाएंगे, इसके अलावा कोई भी अलग टेक्स्ट जो है नहीं लिख पाएंगे। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ,
यहाँ पर जैसे मैं कुछ टेक्स्ट दे रहा हूँ, जैसे ABF ऐसा कुछ दबा रहा हूँ, तब कुछ नहीं आ रहा। ई आ रहा है क्योंकि ये एक इनपुट टैग है इवेंट हैंडलिंग के लिए, तो ये नहीं आ सकता है यहाँ पर। बट मैं जैसे नंबर लिखूँगा तो सिर्फ नंबर नहीं आएंगे। ओके डन। अब आ जाते हैं वापस यहाँ पर और हिडन के बाद। अब हिडन जो इनपुट है ना, इसका मतलब ये है जैसे आपने हिडन लिख लिया, अब ये जो हमारा इनपुट बनाए हुए हैं वो हिडन हो जाएगा, गायब। अब यहाँ पर आपको कोई इनपुट नहीं दिख रहा, बट यहाँ पर जो इनपुट का टैग है ना वो जरूर है। तो मैं यहाँ पर बॉडी में आपको टैग में ले जाऊँगा, एक्शन के अंदर यहाँ पर देखिए इनपुट टैग मिल रहा है जिसका टाइप जो है हिडन है, मतलब आपके ब्राउज़र पर नहीं दिखेगा बट आप इसको एक्सेस कर सकते हैं एज अ फोल्ड। ओके, ब्राउज़र इसको एक्सेस कर सकता है। ओके डन। ओके ठीक है, अब चलते हैं डेट और टाइम लोकल्स के बारे में और टाइम्स के बारे में देखते हैं। ओके ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पर डेट लिखेंगे तो आप डेट वाला एक इनपुट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ अगेन, तो देखिए यहाँ पर आप डेट पिक कर सकते हैं, कोई भी डेट पिक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप सन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कुछ अलग सन लेना चाहते हो तो ये इस तरह से। ओके डन। इसके अलावा डेट टाइम लोकल भी आप सेट कर सकते हो, जैसे डेट टाइम लोकल करते हैं, डेट टाइम एंड लोकल। इसमें क्या हो सकता है कि आप डेट जो डेट है ना इसके साथ साथ टाइम भी ले सकते हैं, पुट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डेट भी पुट कर ली, साथ में मैंने यहाँ पर टाइम भी पुट कर लिया। ओके, इस तरह से आप डेट और टाइम पुट कर सकते हैं। और इसके अलावा कौन सा था, इसके अलावा टाइम था, टाइम नहीं बताया, सो टाइम मंथ वीक और रेंज ये भी बता देता है। रेंज हम बाद में बात करेंगे, टाइम मंथ और वीक के बारे में बात करते हैं। सो वापस यहाँ जाते हैं कोड में और सबसे पहले हम लिखते हैं टाइम। टाइम का मतलब ये सिंपल टाइम पिक करने के लिए होता है, से टाइम यहाँ पर से पिक कर सकते हैं, कोई भी टाइम फिक्स कर सकते हैं। टाइम के बाद आ जाता है हमारा वीक। तो इसमें आप वीक पिक कर सकते हैं, वीक में कौन सा डेट मतलब महीना वगैरह या दिन आप पिक करना चाहते हैं वो यहाँ से पिक कर सकते हैं। ओके डन। और इसके बाद आपका हो जाता है मंथ, तो मंथ के अंदर आप मंथ पिक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आप यहाँ पर मंथ पिक कर सकते हैं, कौन सा महीना आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें या 25 में 26 में। ओके डन। ठीक है, आई होप आपको ये सारे कुछ समझ में आ चुका होगा। तो हमने ये सारी चीज़ें, हाँ एक और टाइप बच गया, वो था मंथ रेंज। तो रेंज एक्चुअली जो होता है रेंज पुट करने के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, देखिए रेंज आ गया। अब कितनी रेंज चाहिए आपको यहाँ पर वैल्यू उठा सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके चलिए अब चलते हैं हम आगे। अब इन सबको हमने टाइप को मैंने क्लियर कर दिया। अब इसके अलावा और अलग अलग टाइप्स की वैल्यूज मतलब एट्रीब्यूट्स होते हैं। ओके, तो मैं इन एट्रीब्यूट्स के बारे में भी समझा देता हूँ। सो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है वो है वैल्यू। सो वैल्यू क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर टेक्स्ट में एक बना देता हूँ। अब मैं जैसे वैल्यू डालूंगा ना, इसका मतलब ये है वैल्यू में डालता हूँ प्रेम जाटोल। अब प्रेम जाटोल नाम है ना, ये वैल्यू हो जाएगी इसके अंदर। मतलब जो हमने एक इनपुट टेक्स्ट बनाया था ना, तो टेक्स्ट के अंदर ऑटोमेटिक एक वैल्यू आ जाएगी प्रेम जाटोल नाम से। तो ये जो है हटेगी नहीं, अगर हटाना चाहे तो भी नहीं हटवाएगी, मतलब यहाँ तो हटेगी बट जब फॉर्म सबमिट करेंगे तब वैल्यू जो है एक स्टैटिक वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू हमारी जो है इनपुट वैल्यू में आ चुकी है, एक वैल्यू एट्रीब्यूट में। तब इसको हम क्या करते हैं, हटा नहीं सकते। एक्चुअली ब्राउज़र पर तो हटा सकते हैं, बट जब हम इसको सेंड करेंगे ना डेटा सर्वर पर, तब इस यहाँ से हटाने के लिए वैल्यू को हमें जो भी टेक्स्ट है इनपुट टेकन उसको हटाने के लिए हमें वैल्यू एट्रीब्यूट से उस टेक्स्ट को हटाना पड़ेगा। ओके, तो वैल्यू एट्रीब्यूट आपको समझ में आ चुका होगा आई होप। उसके बाद हम चलते हैं प्लेस होल्डर पर। तो प्लेस होल्डर एक्चुअली क्या होता है, ये तो स्टैटिक होता है, मतलब एक परमानेंट होता है, जैसे आप हटा नहीं सकते हैं। हालांकि ब्राउज़र पर हटा सकते हैं बट सर्वर पर हटा नहीं सकते, इसके लिए आपको वैल्यू में चेंज करना पड़ता है। बट एक प्लेस होल्डर होता है वो कोई भी नाम होता है ना, जैसे प्लीज़ एंटर नेम। ओके, ये एक प्लेस होल्डर है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये नाम है ना यहाँ पर इनपुट में शो करे, बट जैसे मैं यहाँ पर लिखना शुरू करूँ ना तब ये हट जाए। अब देखना क्या होता है। अभी तो वैल्यू आ रही है, सो वैल्यू क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल रहा है, मैं यहाँ से वैल्यू हटा देता हूँ। अब देखना क्या आता है। यहाँ देखिए प्लीज़ एंटर नेम, और जैसे मैं यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे प्लीज़ एंटर नेम हट जाएगा, जो भी मैं लिख रहा हूँ वही आएगा। तो इस वजह से आप प्लेस होल्डर का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ टेम्पररी आप जो लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, एक मैसेज भेज सकते हैं कि ये इनपुट किस चीज़ के लिए। ओके, आई होप आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी।
अब चलते आगे। आगे हम बात करेंगे मैक्स और मिन की। ये जो मैक्स और मिन है ना, मैक्सिमम और मिनिमम कहा जाता है इसको। ओके, जैसे मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक नंबर इनपुट एक बनाऊँगा और यहाँ पर मैं मैक्स का 10 कर दूँगा और मिन कर दूँगा मैं 2। अब देखना क्या होता है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर आ जाना हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अब देखना एक इनपुट एक आ गया है जो कि नंबर के लिए है। बट अब देखना मैं जैसे ही ऊपर करूँगा तो सीधा 3 से स्टार्ट होगा, मतलब 2 से स्टार्ट हो रहा है, 3 4 5 6 7 और 10 तक जाएगा। 10 से ज़्यादा नहीं जाएगा और 2 से कम नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम ये 10 से ऊपर नहीं जाएगा और मिनिमम जो है 2 से कम नहीं जाएगा। हालांकि अगर आप मैन्युअली जाएंगे ना तो आप जा सकते हो ऊपर नीचे, बट अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तब नहीं जा सकते। ओके, आया आपको ये भी समझ में आ चुकी होगी कि मैक्स और मिन एट्रीब्यूट्स का क्या होता है। उसके अलावा एक मैक्स लेंथ का भी होता है। सो मैक्स लेंथ क्या होती है मैं वो भी बता दूंगा आपको। सो यहाँ पर एक्चुअली बता देते हैं, हाँ मैक्स लेंथ के बारे में भी बात करनी है। अब मैक्स लेंथ होती है ना, मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स चाहिए उसके लिए, बट यहाँ पर ये चीज़ वर्क नहीं कर पाती। जैसे मैं यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैक्स लेंथ कितनी दी है, मैं यहाँ पर मैक्स लेंथ 4 दे देता हूँ। ओके 4। अब मैं देखना क्या होता है। और जैसे मैं 4 लिखूँगा इससे ज़्यादा भी मैं वैल्यूज़ लिख सकता हूँ, क्योंकि नंबर पर ये वर्क नहीं करता है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ कैरेक्टर को काउंट करती है जो कि टेक्स्ट के अंदर या टेक्स्ट एरिया के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लूँगा। सो टेक्स्ट लिख लिया मैंने। अब देखना टेक्स्ट जो है 4 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं जाएगा। सो मेरा नाम प्रेम 4 कैरेक्टर का, इसके बाद कोई भी नहीं जा रहा है, मैं टाइप कर रहा हूँ ये देखें, बट कोई भी अक्षर नेक्स्ट नहीं आया। सो जब आपको एक पर्टिकुलर लेंथ वाला टेक्स्ट चाहिए तब उस समय आप इस जो है एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं मैक्स लेंथ का। ओके, आया आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं रिक्वायर्ड और सिलेक्टेड की। बस सिलेक्टेड हम बाद में बात करेंगे, पहले रिक्वायर्ड की बात करते हैं। अब रिक्वायर्ड का बात ये है, मतलब जैसे मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड कर दूँगा, अब इसका मतलब ये है कि ये इनपुट है ना, इसकी इस इनपुट के अंदर जैसे मैंने ये इनपुट के अंदर टेक्स्ट लिखा है, तो जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे उस समय ये ज़रूरी है कि आपको यहाँ पर टेक्स्ट देना ही देना है। अगर आपने इस इनपुट को खाली छोड़ दिया और फॉर्म सबमिट करने की कोशिश की ना तो आपको सीधा एक एरर मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि आपको ये चीज़ देनी ही देनी है, अदरवाइज आप आगे फॉर्म में नहीं बढ़ सकते हैं। सो इसलिए हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक और भी एट्रीब्यूट आता है जो यूज़र्स को रोकता है कि अगर वो उसने काम कंप्लीट नहीं किया तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो चेक के बारे में हम बाद में बात करेंगे और चेक सेलेक्ट के बारे में, रीड ओनली के बारे में बात करेंगे अभी हम। सो रीड ओनली के बारे में बात कर लेते हैं और डिसेबल के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो रीड ओनली का मतलब ये है कि इससे सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू लिख लेता हूँ एक बार ताकि आपको कुछ लिखे यहाँ पर बॉक्स के अंदर। ओके ठीक है, मैं यहाँ पर वैल्यू ऐड कर देता हूँ और मैक्स लेंथ को यहाँ से हटा देता हूँ। सो यहाँ पर आता हूँ वापस और रिप्लेस करता हूँ। अब देखना प्रेम जाटोल ये कुछ आज का है, बट मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखना मेरा सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर देखिए मैं नई टेक्स्ट चेंज कर पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ कुछ, मतलब कुछ भी नहीं चेंज कर पा रहा हूँ। अब इसका मतलब ये है कि रीड ओनली का मतलब ये है कि सिर्फ आप टेक्स्ट के इनपुट को जो है सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, आई वो ये भी समझ में आ चुका होगा आपको। अब बात करें डिसेबल की। डिसेबल का मतलब ये होता है कि आपका जो इनपुट है वो डिसेबल होता है, उसको आप कुछ छेड़ भी नहीं सकते हैं। सो जैसे मैं डिसेबल करूँगा ना, अब देखना क्या होता है। अब मैं प्रेस करता हूँ, देखिए अब ये डिसेबल, आप कुछ नहीं कर सकते। पहले ये सिलेक्टेड दिखाई दे रहा था, आप इसमें सिलेक्ट करके कुछ कर सकते थे, अब यहाँ पर वो भी नहीं दिखा रहा है। सीधा आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये डिसेबल हो चुका है, आप इसके अंदर कुछ भी वर्क नहीं कर सकते। तो ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिसेबल आपको एट्रीब्यूट याद करना होगा। एक बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है, आपको जो फॉर्म को सिक्योर बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। ओके, इसके अलावा एक ऑटो फोकस वाला भी है। अब इस चीज़ को हम फॉर्म सबमिट करने के समय समझेंगे कि ऑटो फोकस क्या होता है। ऑटो फोकस का ये होता है कि जब आप किसी के अंदर, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ही ऑटो फोकस एक बार यूज़ कर लेता हूँ, देखता हूँ कि वर्क करता है क्या नहीं। ऑटो फोकस, ओके, सो मैं यहाँ ऑटो फोकस लिखता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ वापस और रिप्लेस करता हूँ। अब देखना, अब जैसे मैं यहाँ पर कुछ चीज़ जैसे कि अब ऑटो फोकस क्या करता है एक्चुअली, जैसे मैं फॉर्म सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट में कुछ भी नहीं डाला है। ओके, तो मेरा और मैं यहाँ पर ये भी डाल रहा हूँ कि वैल्यू जो है मतलब रिक्वायर्ड है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ये ऑटो फोकस हो जाएगा कि भाई आपने कुछ जो है
टेक्स्ट इनपुट में कुछ डाला नहीं है तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाए। जैसे यहाँ पर देखें, मैं जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करूँ तो देखिए बाउंड्री जो है ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो ये जो है एक फोकस है। तो जब आप फॉर्म सबमिट करने लगेंगे एम्प्टी फॉर्म, तो उस कंडीशन में जैसे आपने अगर फोकस लगा दिया ना तो ऑटोमेटिक ये फोकस हो जाएगा कि भाई ये फॉर्म जो है या इनपुट जो है अभी तक फिल नहीं हुआ है। ओके, इसके अलावा आप फोकस अपने जावास्क्रिप्ट की मदद से भी लगा सकते हैं, ऑटो फोकस, कि भाई जावास्क्रिप्ट में आप कुछ काम कर रहे हो और बंदा यहाँ पर फॉर्म में आया है, उसको आप कुछ फिल करवाना चाहते हैं जानकारी, तो उसमें आप फोकस करवा सकते हैं कि भाई बंदे उस व्यक्ति को इस फील्ड में कुछ भरना है। ओके, इस तरह से अगर आपको ये भी चीज़ समझ में आ चुकी होगी। ओके, अब बात करते हैं सिलेक्टेड और चेकड की, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम इन चीज़ों के बारे में समझेंगे। सो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, एक कंप्लीट फॉर्म बनाएंगे। सो यहाँ पर मैंने एक फॉर्म का एक यूआई बना रखा है, इसको हम बाद में बात करेंगे। सो चलिए हम खुद एक फॉर्म बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टेक्स्ट बनाया है और यहाँ पर एक प्लेस होल्डर लिख लूँगा ताकि मुझे एक नाम आ सके। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा एंटर नेम। ओके, डन। यहाँ पर एक और इनपुट बना दूँगा जिसके अंदर मैं पासवर्ड सर्च करूँगा। सो पासवर्ड, और यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिखूँगा एंटर पासवर्ड। ओके, और इसके अलावा एक और बटन बना दूँगा इनपुट टैग जिसके अंदर मैं लिखूँगा सबमिट। सबमिट बटन का मतलब ये है, जब आप टाइप में अगर सबमिट लिख लेंगे तो ये बटन जो है सबमिट की तरह काम करेगा। और जो भी एक्शन में आप URL देंगे, जैसे मैं यहाँ पर URL देता हूँ, एक देखना क्या होता है। अभी URL नहीं देखते, एक बार आउटपुट में दिखाता हूँ कि क्या होता है क्लियरली ना। सो रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए एक मेरे पास आ चुका है। एक चीज़ वो ध्यान रखिए कि जो हम इनपुट टैग बनाते हैं ना, ये एक अनपेड टैग है, साथ में ये जो है एक इनलाइन बॉक्स होता है, मतलब इनलाइन टैग होता है। मतलब आप जानते होंगे, मैंने पहले ही वीडियो में बताया क्या कि इनलाइन जो होते हैं वो जितना कंटेंट होता है उतना ही वैल्यू मतलब वर्थ कहते हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा वर्थ नहीं कहते। इसलिए हमारा जो दोनों इनपुट है वो चारों इनपुट टैग्स हैं वो एक के बाद एक आगे, एक ही लाइन में। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं एक के बाद एक आगे। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर प्रेम लिखा और जाटोल लिखा है। इन जाटोल तो क्या मतलब कुछ पासवर्ड लिख लूँगा 1 2 3 4। ओके, अब देखना ऊपर, देखना क्या हो रहा है ऊपर। यहाँ पर देखिए मेरा index.html आया, बाकी मेरा जो डेस्कटॉप का पाथ है वो आ रहा है। ओके, अब देखना मैं जैसे सबमिट करता हूँ क्या होता है। मैंने सबमिट किया, यहाँ पर वैल्यू नहीं आई एक्चुअली। ओके, चलो कोई बात नहीं, इसे हम आगे बाद में समझेंगे अच्छे से क्या क्या होगा अगर व्यूअर में आ नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हमें ये चीज़ नहीं समझनी है। हमें चीज़ ये समझनी है कि जो हमने ये फॉर्म बनाया ना तो अब यहाँ पर वापस आ जाता हूँ मैं स्लाइड पर। यहाँ पर देखिए जो फॉर्म आ गया है, अब यहाँ पर मैंने टेक्स्ट बॉक्स के बारे में बात किए थे। तो टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, इट यूज टू टेक स्मॉल टेक्स्ट एज अ इनपुट। जैसे नाम हो गया, यहाँ पे कोई एरिया हो गया, यहाँ पे आपका सब नेम हो गया, ऐसा कुछ छोटा नाम देता है ना स्मॉल टेक्स्ट, अगर वो चाहिए ना उस कंडीशन में हम ये टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं जिसके अंदर हम टाइप इक्वल टेक्स्ट लिखते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, यहाँ पर देखिए टाइप इक्वल टेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये क्या हो गया, एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया। इसी तरह से आप टाइप बॉक्स इक्वल पासवर्ड लिखेंगे तो पासवर्ड बॉक्स हो जाएगा। इस तरह से अलग अलग बॉक्स बन सकते हैं। ओके, लेकिन अगर ये तो हो गया स्मॉल टेक्स्ट के लिए, बट अगर हमें एक कंप्लीट आर्टिकल चाहिए जिसमें बहुत सारा हज़ारों जो लेंथ का कंटेंट चाहिए, उस कंडीशन में क्या करेंगे, हज़ारों कैरेक्टर्स का कंटेंट चाहिए, तो उस कंडीशन में हम टेक्स्ट एरिया का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से आप लार्जेस्ट जो है टेक्स्ट जो है वो इनपुट के थ्रू सर्वर पर भेज सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, और ये जो टेक्स्ट एरिया है ना, ये इनपुट के अंदर यूज़ नहीं होता है। इसके लिए आपको एक अलग से टैग बनाना पड़ेगा टेक्स्ट एरिया नाम से, जो कि इस तरह से बनता है। अब नेम और आईडी के बारे में मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सो नेम आईडी के बारे में अभी नहीं सोचना आपको। ये देखिए यहाँ पर क्या आएगा, टेक्स्ट और एरिया। आपको इस तरह से ये पेड टैग है जिसके अंदर आपको इसको ओपन और क्लोज करना पड़ता है। बट हाँ ठीक है, ओपन क्लोज करना पड़ता है, शायद देखता हूँ मैं क्या होता है। अब यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अब देखना यहाँ पर आ गया एक टेक्स्ट बॉक्स। सो मैं यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ,
अब यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हो, आपको बहुत सारा टेक्स्ट यहाँ पर डाल सकते हो। अब यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितना भी चाहो उतना टेक्स्ट जो है यहाँ पर डाल सको। ओके ये पेड टैग है क्या? एक्चुअली पेड टैग नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके पेड टैग ही है। ओके डन, क्योंकि पेड टैग भी बिना वो वर्क नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर कुछ और एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ। ओके जो आप यहाँ पर वैल्यू डालेंगे वो यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के अंदर भी वैल्यू आ जाएगी। ओके डन, ठीक है। तो टेक्स्ट एरिया का आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप मैक्स लेंथ का यूज़ कर सकते हो। मैक्स लेंथ का मतलब ये है कि कितनी कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर चाहिए। तो 500 का मतलब ये है कि 500 कैरेक्टर्स से ज़्यादा आप यहाँ पर टेक्स्ट नहीं डाल सकते। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ लोरेम का डेमी टेक्स्ट रखते हैं यहाँ पर। ओके और ये शायद 400 से ज़्यादा ही होगा, सॉरी 500 कैरेक्टर से ज़्यादा, बट फिर भी ट्राई करते हैं एक बार के लिए क्या होता है ना। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट आ चुका है। यहाँ पर देखिए, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए एक बार और चापा, दूसरी बार और आ गया, तीसरी बार और आ गया, बट तीसरी बार देखना क्या आया, यहाँ तक ही आया लोरेम IP। इसके बाद टेक्स्ट नहीं आ रहा। अब मैं वापस वो पेस्ट करूँगा ना, तब भी नहीं है, टेक्स्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि 500 कैरेक्टर्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। 500 कैरेक्टर्स से ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पर वो फिर पेस्ट कर रहा हूँ, कोई टेक्स्ट नहीं आ रहा। ओके डन। तो यहाँ तक आपको ये 40 चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। अब बात करते हैं रेडियो बटन की, सबमिट बटन की और फिर रीसेट बटन की। अब रेडियो बटन क्या होता है? अब चेकबॉक्स। ओके अब रेडियो बटन क्या होता है कि इट यूज टू सेलेक्ट ओनली वन आइटम अमाउंट 2 3। जब आप इस 2 से 3 या 2 से ज़्यादा कोई जो आइटम्स होते हैं जिसमें से आपको कोई एक सेलेक्ट करना है, जैसे जेंडर हो गया, जेंडर किसी भी आदमी का एक ही जेंडर हो गया ना, जैसे कोई आदमी है तो उसके लिए मेल हो जाएगा, अगर कोई औरत है उसके लिए फीमेल हो जाएगा, या कोई अदर होगा तो अदर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप एक ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक आदमी के ज़्यादा जेंडर नहीं हो सकते। सो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, अब यहाँ पर एक रेडियो बटन बनाएंगे। सो यहाँ पर मैं क्या कहूँगा, ये एक इनपुट टैग ही होता है जिसके अंदर आपको टाइप रेडियो करना पड़ता है। ओके तो ये भी एक टाइप पे है और ये इनपुट टैग का ही एक पार्ट है जो कि एक अनपेयर टैग। ओके ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता हूँ रेडियो बटन। ठीक है कोई बात नहीं। अब देखना है, रिफ्रेश करता हूँ मैं, क्या आता है। जैसे रिफ्रेश करूँगा ना, आपको यहाँ पर देखिए एक रेडियो बटन मिल जाएगा, मतलब एक डॉट बटन मिल जाएगा, जब से आप चेक कर सकते हैं। अब रेडियो बटन का एक्चुअली यूज़ क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक BR टैग लगा देता हूँ ताकि आपको रेडियो बटन जो है नीचे दिख जाए इस तरह से। यहाँ पर आ गए रेडियो बटन। ओके 2 टैग लगा देता हूँ ताकि मुझे स्पेस भी मिल जाए। सो जैसे रिप्लेस करूँगा, ये देखिए स्पेस भी आ गया। ओके डन। अब क्या करूँगा, रेडियो बटन में 2-3 बनाऊँगा, एक मेल के लिए बनाऊँगा रेडियो, एक फीमेल के लिए बनाऊँगा, एक अदर बनाऊँगा। ओके ओके डन, एक रेडियो बटन। और अब देखना 3 रेडियो बटन बन गए, बट मैं जैसे तीनों सेलेक्ट करूँगा तीनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसके लिए क्या करूँगा, आपको यहाँ पर एक नेम एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर लिखना है जेंडर। ओके अगर आप तीनों में तुलना एक साथ करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको नेम एक ही रखना होगा। जो भी तीनों बटन आप जिसके साथ तुलना करना चाहते हैं, मतलब तीनों को एक साथ वर्क करवाना चाहते हैं। तो अब देखना क्या होता है, जैसे जेंडर मैंने सेलेक्ट किया, अब जिसको सेलेक्ट करोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पर ये जैसे सेकंड नंबर जो है, मैं यहाँ पर वैल्यू भी डाल देता हूँ। जैसे वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दूँगा मेल, वैल्यू फीमेल, वैल्यू अदर। ओके अब देखना, जैसे मैं पहला नंबर मेल है तो मैंने सेलेक्ट किया मेल। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि भाई कोई शैतान बच्चा है या फिर कोई बंदा है जो भाई कहता है मैं फीमेल ही बनना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन जैसे फीमेल्स पर सेलेक्ट करेंगे, बट वो एक ही सिलेक्ट कर पाएगा तीनों में से, तीनों को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हम रेडियो बटन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम किसी एक टैग को, मतलब एक ही जो है ऑप्शन को चूज़ करने का जो ऑप्शन देना चाहता है उस कंडीशन में। ओके फिर मैं वापस यहाँ पर बैक टैग लगाऊंगा। ओके अब बात करेंगे चेक बॉक्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर आता था इनपुट, यहाँ पर लिखना होगा आपको चेक बॉक्स। अब चेक बॉक्स जो है मल्टीपल टाइप्स के ऑप्शन को चूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, यहाँ पर क्या कौन सा कंप्लीट किया मैंने, ये वाला हो गया हमारा, ये वाला भी हो गया और रेडियो बटन भी हो गया। अब हम बात करें चेक बॉक्स के बारे में।
यूज क्रिएट और चेक बॉक्स, मतलब चेक बॉक्स की मदद से आप मल्टीपल ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, चेक बॉक्स बनाया मैंने यहाँ पर, और वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैंने वैल्यू दे दी है यहाँ पर, क्या वैल्यू दूँ, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया PHP कोर्स दे दिया, एक PHP का कोर्स चेक बॉक्स। वैल्यू मैंने यहाँ पर और दे दी जावास्क्रिप्ट का पोस्ट, और इनपुट के अंदर फिर मैंने और दे दिया चेक बॉक्स, और यहाँ पर वैल्यू मैंने दे दी जावा। ओके, ये तीनों ऑप्शन मैंने यहाँ पर दे दिए। अब देखना क्या आता है यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स आ गए। अब तीनों चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर सकता है। अगर बंदे को तीनों ही लैंग्वेज सीखनी है तो वो तीनों सेलेक्ट कर सकेगा। अगर कोई एक लैंग्वेज छोड़ना चाहता है तो सिलेक्ट छोड़ सकता है। अगर एक ही लैंग्वेज करना चाहता है तो वो एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है। ओके, तो वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, यहाँ पर जरूरी नहीं तीनों ऑप्शन सेलेक्ट करना। ओके डन। अब जो मैंने एक वो चीज़ मैंने यहाँ पर छोड़ी थी ना, जैसे यहाँ पर आ जाता हूँ, ये वाला सिलेक्टेड। अब सिलेक्टेड क्या होता है, सिलेक्टेड एक्चुअली नहीं। ओके, यहाँ पर देखते हैं सिलेक्टेड वर्क करता है कि नहीं। अब सिलेक्टेड का क्या होता है, जैसे मैंने चाहता हूँ कि ये जावास्क्रिप्ट, अब मैंने यहाँ पर सिलेक्टेड लिख लिया। पहले मैं क्या करूँगा, आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ क्या होता है। यहाँ पर कहूँ, देखिए यहाँ पर कोई भी सिलेक्टेड नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, सिलेक्टेड लिखता हूँ, सिलेक्टेड। एक्चुअली सिलेक्टेड यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सिलेक्टेड वहाँ पर वर्क करता है जब सेलेक्ट बॉक्स बनाते हैं, यहाँ पर नहीं करेगा सिलेक्टेड। चलो कोई बात नहीं, सिलेक्टेड नहीं करेगा तो ये वाला वर्क करेगा कि नहीं, ये देखते हैं। कौन सा, चेक्ड वाला। ओके, चेक्ड वाला वर्क करेगा। सिलेक्टेड वाला सिलेक्ट बॉक्स के अंदर वर्क करेगा, चेक्ड वाला काम कर सकता है। अब देखना है, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। अब मैंने जिस पर सेकंड पर लिखा ना, तो ये देखिए सिलेक्टेड दिखाई दे रहा है। अब मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा ये सिलेक्टेड हमेशा दिखाई देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टैटिक यहाँ पर चेक करके रखा है। अगर मैं PHP पर चेक करूँगा तो ये सिर्फ सिलेक्टेड दिखाई देगा कि ये PHP सिलेक्टेड रहेगा। ओके, तो ये तब करते हैं जैसे यूजर ने पहली बार आया तब उसने फॉर्म सबमिट किया, उसने जावास्क्रिप्ट और PHP और जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब उसने सबमिट कर दिया। अब जस्ट नेक्स्ट टाइम वो अपनी प्रोफाइल खोलेगा ना, तो उसको दोनों चीज़ें सिलेक्टेड दिखानी पड़ेगी। इसलिए ये एट्रीब्यूट आप भी यूज़ कर सकते हो। ओके, ये हम जावास्क्रिप्ट और सर्वर की मदद से इन चीज़ों को यूज करेंगे। ओके ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। तो चेक आपको समझ में आ चुका, सिलेक्टेड के बारे में आपको आगे बताऊंगा। और अब आ जाते हैं हम सिलेक्ट बॉक्स के बारे में। तो यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स क्या है, ये है सिलेक्ट बॉक्स। ओके, अब हम सिलेक्ट बॉक्स की बात करते हैं। तो सिलेक्ट बॉक्स बात करने के लिए आपको सबके यहाँ पर वी टैग लगाते हैं ताकि हमें गैप मिल जाए। ओके, सिलेक्टेड बॉक्स बनाने के लिए, सिलेक्ट बॉक्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले सिलेक्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पर सिलेक्ट एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा इस तरह से। ओके, इस तरह से आपको पेड टैग बनाना होगा। पेड टैग की मैंने आपको एक टैग बनाना होगा, जैसे ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑप्शन बनाने होंगे। सिलेक्टेड बॉक्स के अंदर आपको ऑप्शन बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बनाया है ना सिलेक्ट बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन देने होंगे। अगर आप ग्रुप में देना चाहते हैं तो ग्रुप ऑप्शन भी दे सकते हैं, बट मैं आपको एक ऑप्शन बनाना सिखा रहा हूँ। ओके, तो ऑप्शन लिख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ ऑप्शन बना देता हूँ। मैंने पहला ऑप्शन बना लिया PHP नाम से, PHP लैंग्वेज है, और मैं इसी को कॉपी कर लूँगा। ओके, 3 मैंने चीज़ बना ली। एक यहाँ पर जावा दे दूँगा, जावास्क्रिप्ट, और दूसरा यहाँ पर जावा दे दूँगा। ओके, एक चौथा और ऑप्शन बना देते हैं पाइथन। पाइथन भी अच्छी लैंग्वेज है। ओके, पाइथन भी जरूर करनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर आ जाते हैं, मैं प्रेस करता हूँ। अब देखना है आपको यहाँ पर एक बॉक्स मिलेगा ये इस तरह से। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक सिलेक्टेड बॉक्स मिल गया। अब जैसे मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ, या पाइथन सेलेक्ट कर सकता हूँ, या जावा कर सकता हूँ। इसमें आप एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, इस तरह से। तो ये सिलेक्टेड बॉक्स है जिसके अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक काम और यहाँ तक। ओके, और जो मैंने यहाँ पर बताया था सिलेक्टेड नाम से, अब देखना ये सिलेक्टेड एट्रीब्यूट यहाँ पर काम करता है। जो ऑप्शन है ना, जैसे मैं चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट सिलेक्टेड रहना चाहिए, तो यहाँ पर मैं सिलेक्टेड लिखूँगा। अब जैसे यहाँ पर आ जाऊँगा ना, रिफ्रेश करूँगा, तो आपको जब भी आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको जावास्क्रिप्ट दिखेगा। अगर आप सिलेक्टेड नहीं रखेंगे तो आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ना वही आएगा। जब जैसे PHP है तो PHP ये पहला ऑप्शन आएगा। अब मैंने यहाँ पर जावा में जो है सिलेक्टेड कर दिया। अब जैसे रिफ्रेश करूँगा ना जावा आएगा मेरे पास। जब भी रिफ्रेश करूँगा सिर्फ जावा आएगा। ओके,
ये कंडीशन तब यूज़ करते हैं जब यूजर्स अपने डेटा सेव कर चुका है और नेक्स्ट टाइम वापस यूज़र अपने डेटा चेक करना चाहता है, तो उस कंडीशन में हम जो यूज़र ने सेव किया ना डेटा वही डेटा दिखाने के लिए हम इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। ओके, तो ठीक है, आपने ये चीज़ सीख ली है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब एक और चीज़ें जो सिलेक्टेड बॉक्स के अंदर यूज करते हैं हम, वो है ओपीटी ग्रुप्स। ओके, अब ओपीटी ग्रुप क्या होता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। ओपीटी ग्रुप एक्चुअली क्या होता है। सो ओपीटी ग्रुप कैसे वर्क करता है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर आ जाना है कोड के अंदर। एक और सेलेक्ट बॉक्स बना देते हैं। आपको यहाँ पर सेलेक्ट बॉक्स लिखना है। ओके, नेम और आईडी के बारे में मैं आपको लास्ट में क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें। अब यहाँ पर आपको ओपीटी ग्रुप लिखना है। ओके, इस तरह से आपने एक ओपीटी ग्रुप बना दिया। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ और चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे ऑप्शंस, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शन बना दिया, यहाँ पर मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिख लूँगा। वैल्यू क्या लिखूँगा कि सॉरी नेम ही लिख लेता हूँ यहाँ पर, नेम। ओके, नेम मैंने यहाँ पर लिख लिया कोर्सेज। तो यहाँ पर PHP कोर्स हो गया, एक जावास्क्रिप्ट कोर्स हो गया, जावा कोर्स हो गया। ओके, मैं यहाँ पर 2 चीज़ें ही डालें। फिर एक और मैं ओपीटी ग्रुप बना दूंगा और जिसके अंदर मैं नेम लिख लूँगा कि भाई ये चीज़ जो है यहाँ पर हम स्किल सेट बनाएंगे। सो स्किल्स यहाँ पर सेट कर देता हूँ, स्किल्स। ओके, फिर यहाँ पर ऑप्शन और बना देंगे जिसके अंदर आप ऑप्शन दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया, स्किल क्या दूंगा, जावा वेब डेवलपमेंट, इसकी स्किल ले जाते हैं डेवलपमेंट। ओके, इसके अलावा और ऑप्शन दे सकते हो आप। मैंने एक और ऑप्शन दे दिया ऐप डेवलपमेंट। ओके, इस तरह से अब देखना आउटपुट में क्या आता है। रिफ्रेश किया, एक और आ गया। अब देखना यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिख रही है। एक PHP के लिए ग्रुप बन चुके हैं, जो कोर्सेज के लिए जो है ये PHP ग्रुप बनेगा, और जो हमारे स्किल के लिए जो सेट के लिए वो ग्रुप यहाँ पर ये बन गया। ओके, तो इस तरह से आप ग्रुपिंग करने के लिए भी जो है सिलेक्टेड बॉक्स के अंदर, उसके अंदर आप ओपीटी ग्रुप्स का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ सकती होगी। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। सो इसीलिए आपको वापस यहाँ पर BR टैग लगाना है ताकि हमें गैप मिल जाए, नेक्स्ट लाइन में कंटेंट लिख पाए। ओके, चलो यहाँ पर आ जाते हैं। अब कौन सा बाकी रह गया, अपना सबमिट बटन बाकी रह गया। ओके, ठीक है, रीसेट बटन बाकी रह गया। और फिर फाइल इनपुट। चलो फाइल इनपुट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। फाइल इनपुट जो है एक्चुअली फाइल सेलेक्ट करने के लिए यूज होता है। सो यहाँ पर इनपुट लिखना है आपको सिंपल, और उसके अंदर टेक्स्ट टाइप के अंदर फाइल लिख लेना। अब देखना क्या होता है। जैसे रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर देखिए आपको चूज फाइल नाम से एक इनपुट मिल गया। अब जैसे सेलेक्ट करेंगे इसको, आप कोई भी एक फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर इस तरह से, तो इस तरह से आप कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, उसको सर्वर पर भेज कर सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने फाइल को भी भेज सकते हैं। तो फाइल एट्रीब्यूट इस तरह से वर्क करता है। ओके, अब हम बात करेंगे एक और चीज़ के बारे में। सो दूसरी चीज़ तो क्या है, सबमिट बटन ही है जो हमने यहाँ पर लगा रखा है। और एक और बटन भी आता है जिसका नाम आता है रीसेट बटन। इनपुट इक्वल टाइप इक्वल रीसेट। रीसेट का मतलब ये होता है, सबमिट का मतलब क्या होता है, रीसेट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली मैं बताता हूँ। जैसे सबमिट में मैंने क्या कहा, प्रेम जाटो नाम से कुछ टेक्स्ट लिख लिया। यहाँ पर लोअर टेक्स्ट में लिख चुका है। मैं यहाँ पर से एक ये टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, जावास्क्रिप्ट में जावा सेलेक्ट कर रहा हूँ, पेज में जावा, और चूज फाइल में कुछ मैं अपना विजिटिंग कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। अब सबमिट में जैसे सबमिट होगा तो डेटा जो है हमारा सबमिट होगा। अब देखना ऊपर क्या है, जेंडर में देखना, यहाँ पर वैल्यूज़ में कुछ चीज़ें आ रही है। वो एंटर जो भी वैल्यू में क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, जेंडर में क्या आ रहा है। ओके, जेंडर में हमने जो वैल्यू डाले थे ना, एक्चुअली वही वैल्यू यहाँ पर आ रही है। सो यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर गया, जेंडर। ओके, यहाँ पर देखिए जो वैल्यू आ रही है ना, वो यहाँ पर वैल्यू आ रही है। अगर आप इनपुट में भी कोई वैल्यू पुट करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं इनपुट में वैल्यू डाल देता हूँ। वैल्यू क्या डालूंगा, प्रेम जाटो लिख लेता हूँ। ओके, ठीक है, प्रेम जाटो लिख लिया मैंने टेक्स्ट के अंदर। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पर आप रिप्लेस करता हूँ। अब देखना क्या होता है। अब जैसे मैं यहाँ पर प्रेम जाटो तो लिखा हुआ आएगा। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ कुछ चीज़ें। अब जैसे मैं सबमिट करूँगा
सबमिट करूँगा तो क्या आता है। ओके कोई बात नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर या तो जो भी है यहाँ पर कुछ और सिलेक्ट कर दिया, ये वाला भी सिलेक्ट कर दिया, कुछ ये सिलेक्ट कर दिया, ये इसके अंदर कुछ और, ये वाला और इसके अंदर कुछ और। ओके अब सबमिट करते हैं। यहाँ पर देखिए जेंडर ही आ रहा है एक्चुअली, सो कोई बात नहीं, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। बट अभी ये समझने की बात ये है, जब मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर डेटा जा रहा है और जो है URL के थ्रू आगे डेटा हमारा जो है जा रहा है, तो ये इसी के लिए यूज हो रहा है। बट अगर मैं रीसेट करूँगा ना, तो अब रीसेट में क्या होता है, जो भी हमने यहाँ पर वैल्यूज़ वगैरह पुट किए ना वो सारी रीसेट हो जाएगी, मतलब जो भी कंटेंट हमने डाला ना वो यहाँ से हट जाएगा। सो अभी ये तो चेक है, हमने बाय डिफ़ॉल्ट चेक कर रखे हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये चेक करता हूँ ना, यहाँ पर कुछ डालता हूँ, अब सबमिट करूँगा तो ये तो डेटा हमारे सर्वर पर जाएगा। अगर रीसेट करूँगा तो ये सारा डेटा हट जाएगा, यहाँ पर जो मैंने सिलेक्ट किया था वो हट जाएगा। अब आप वापस रीसेट यानी नए डाटा वापस फिल कर सकते हैं। तो जब यूजर्स से गलती हो जाती है कुछ कंडीशन में, तो वो यूज़र जो है रीसेट कर सकता है अपने फॉर्म और फिर वापस फॉर्म भर सकता है, इसलिए रीसेट बटन का यूज हम कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ चुकी होगी कि सबमिट और रीसेट बटन का यूज क्यों करते हैं। ओके, तो अब तक हमने सारी चीज़ें हमने अब तक कवर कर ली है आई होप। अब हम बात करते हैं एक फील्ड सेट के बारे में। सो फील्ड सेट क्या होता है, एक फील्ड तैयार करने के लिए होता है, एक ग्रुप बनाने के लिए, कि फॉर्म के अंदर एक ग्रुप बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, सो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है। जैसे यहाँ पर कहाँ, ये BR टैग के अंदर मैं यहाँ पर फील्ड सेट लिखूँगा। ओके, फील्ड सेट एक पेड देंगे, सो आपको सबसे पहले एक फील्ड सेट बनाना ताकि एक फील्ड बना सके, मतलब एक क्षेत्र बना सके। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इस फील्ड सेट के अंदर आपको एक लीजेंड लिखना है, मतलब ये फील्ड किस नाम से है। तो मैं यह फील्ड बना दूंगा कि नेम से नाम से या फिर यूज़र नाम से बना दूंगा। सो यहाँ पर क्या नाम लिखना था, लीजेंड। ओके, लीजेंड इस तरह से। ये नेम से कि नहीं, तो यूज़र मैं लिखूँगा यूज़र डेटा। यूज़र डेटा हम लेंगे यहाँ पर। ओके, फिर इनपुट आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने इनपुट डाल दिया नेम, प्लेस होल्डर में नेम दे दूंगा और यहाँ पर इनपुट के अंदर ईमेल दे दूंगा। ओके, प्लेस होल्डर में ईमेल दे दूंगा। ओके डन। अब देखना क्या आता है रिजल्ट में, बहुत मज़ा आएगा आपको ये चीज़ देखकर। अब मैं से रिफ्रेश होंगे, ये देखिए मेरे पास एक ग्रुप बन चुका है जिसके अंदर ये बाउंड्री अपने ऑटोमेटिक क्रिएट करा, एक अलग तरह से एक अलग ही ग्रुप बन गया है। यहाँ पर आप यूज़र्स का एक यूज़र्स का एक डेटा जो गेट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो आई होप आपको ये सारी टेक्स्ट जो है समझ में आ चुके हैं। हाँ, आई थिंक ये वीडियो लंबा हो चुका है, करीब ये 40-45 मिनट का वीडियो बन चुका है। सो बट मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इसमें मुझे 45 घंटे ये सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए लगा है। बट इसके अलावा इसको कंटेंट बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें करने के लिए मुझे और भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन हिट कीजिए। बेल आइकन बटन दबाएंगे तो आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल जाएगी, जिससे आप जल्दी से जल्दी एक अच्छे प्रो लेवल के डेवलपर बन सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ जो मैंने आप छोड़ दी थी, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो वैल्यू वो एक नेम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक इनपुट टैग है, मैं यहाँ पर एक लेबल बनाऊँगा। लेबल भी एक फॉर्म का ही एक टैग होता है जिसे हम फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, लेबल। अब लेबल क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लूँ कि एंटर नेम। ये लेबल यानी कि एक, जैसे हम किसी प्रोडक्ट पर लेबल लगाते हैं ना, उसी तरह से लेबल लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लेबल लगा दिया और मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर्म की जगह नेम। ओके, फॉर में आपको लिखना है नेम। और फिर यहाँ पर इनपुट के अंदर भी आपको एक नेम और वैल्यू एट्रीब्यूट मिलता है। तो मैं यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट में नेम लिख लूँगा और वैल्यू के अंदर भी नेम लिख लूँगा। ओके, वैल्यू के अंदर भी नेम लिख लूँगा। ओके डन। अब देखना क्या होता है, अब रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखिए एक इनपुट आ गया। अब जैसे मैं इस नेम जो लेबल है इस पर जैसे टिप करूँगा ना, देखना क्या होता है। ये तो वैल्यू आ चुकी है, कोई बात नहीं। वैल्यू क्या करेंगे, किसके अंदर आ रही है वैल्यू,
वैल्यू 2 आ चुकी है, कोई बात नहीं, इसको हटाना पड़ेगा एक्चुअली। सो मैं क्या करूँगा, वैल्यू हटा देता हूँ एक बार के, सिर्फ नेम रखेंगे। ओके 4 और नेम, नेम के अंदर नेम डाल दिया, कोई बात नहीं। चलो देखते ट्राई करते, बट अपना अभी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। ओके तो एक्चुअली जो नेम होता है ना, नेम के अलावा एक और आईडी भी होता है, जिसके अंदर आप एक नेम के अंदर आईडी भी सिलेक्ट करके डाल सकते हो। सो आईडी भी आप डाल सकते हो। अब आईडी का एक्चुअली क्या होता है कि आईडी से की वजह से आप किसी भी टेक्स्ट को जो है फॉर्मेट स्टाइल ले सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं स्टाइल लिखूँगा ना, यहाँ पर आईडी लिख सकता हूँ। आईडी क्या होगी, हैशटैग नेम। सो आपको हैशटैग नेम लिखना होगा और फिर इसको टारगेट करना होगा। अब लेबल को आप अलग से अपने हिसाब से जो है फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ में डालूँगा 30 पिक्सल। अब देखना जो हमने लेबल बनाया है उसकी साइज जो है 30 पिक्सल होगी। इस तरह से आप आईडी का यूज़ कर सकते हो। फॉर्म नाम का इससे जो है रिलेशन बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर रिलेशन बनाया, इस फॉर्म टैग मतलब इस लेबल का रिलेशन जो है इस इनपुट टैग के साथ बना लिया, जिसके अंदर मैंने नाम जो है नेम यहाँ पर डाल दिया। ओके तो इस तरह से आप इसके साथ रिलेशन बना सकते हो। उस तरह से यहाँ पर भी आप आईडी यूज़ कर सकते हो। तो आईडी की वजह से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ। ओके जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए कनेक्ट हो गया इसके साथ। ओके देन तो इसके अलावा आप इस आईडी को भी इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट आता है, वो है वैल्यू, जो मैंने आपको पहले बताया। जब आप इनपुट टैग का यूज़ करते हैं ना, जब सर्वर पर डेटा भेजते हैं वो वैल्यू की मदद से भेजते हैं। तो वैल्यू ही एक्चुअली इसका डेटा होता है। तो डेटा हम वैल्यू के अंदर फिल भी कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज जो इनपुट के अंदर हम डाल रहे हैं ना यहाँ पर डेटा, वो हम डेटा पुट करके एज अ वैल्यू जो है गेट कर सकते हैं। ओके आया आपको ये कंप्लीट वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैंने इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके अगर कोई भी कमेंट अगर आपके पास क्यों रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।